बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलो अब पहली स्लाइड पर चलते हैं, जो कि सच में हमारी फाउंडेशन है। राइट, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है, उसमें एक डेस्कटॉप कंप्यूटर सेटअप और एक ट्रांसपेरेंट सीपीयू टावर बनाया गया है। यहाँ से डेटा फ्लो की ग्लोइंग लाइंस निकलकर इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज तक जा रही हैं। एक पूरा सर्किट जिंदा होता हुआ दिख रहा है। ये ग्लोइंग लाइंस बिल्कुल किसी मॉडर्न शहर के ट्रैफिक सिस्टम जैसी लग रही हैं सर। लेकिन इनपुट को लेकर एक डाउट हमेशा रहता है। मुझे पहले लगता था कि इनपुट का मतलब सिर्फ कीबोर्ड से टाइप करना है, पर टेक्निकल लेवल पर देखें तो स्कैनर या माइक भी तो वही काम कर रहा है। सही बात है। वो फिजिकल दुनिया के एनालॉग डेटा को डिजिटल भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हैं। पर क्या कंप्यूटर इसे वैसे ही देखता है जैसे हम देखते हैं? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट, यहीं पर ट्रांसलेशन का असली जादू होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक एंटिटी है। उसके पास सिर्फ वायर्स और स्विचेस हैं। अच्छा, सिर्फ हार्डवेयर। हाँ, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के दो स्टेट समझता है, ऑन और ऑफ, यानी 1 और 0। जब तुम कीबोर्ड पर ए प्रेस करती हो तो वो ए सीधा सीपीयू में नहीं जाता। कीबोर्ड का कंट्रोलर उस की स्ट्रोक को एक स्पेसिफिक बाइनरी कोड में, यानी जीरोस और वंस के सीक्वेंस में कन्वर्ट करता है। ओह, तो वो डायरेक्टली नंबर्स पढ़ता है। एकदम सही। और सिर्फ कीबोर्ड नहीं, ओसीआर जो प्रिंटेड टेक्स्ट स्कैन करता है, या एमआईसीआर जो चेक्स रीड करता है, ये सब अल्टीमेटली रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन को इन्हीं इलेक्ट्रिकल पल्सेस में तोड़ रहे हैं। समझ गई। तो इनपुट सिर्फ डेटा देना नहीं, बल्कि डेटा को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में एनकोड करना है। फिर प्रोसेसिंग आती है, राइट? हाँ, सीपीयू इन जीरोस और वंस के साथ मैथ और लॉजिक लगाता है, और फिर प्रोसेसिंग के बाद ये डेटा आउटपुट के रूप में स्क्रीन या पेपर पर आता है। साथ ही प्राइमरी यानी रैम या रोम और सेकेंडरी यानी हार्ड डिस्क स्टोरेज का यूज होता है। वेट, सो यहाँ बॉटम में देखिए, मुझे एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख रहा है। इसमें लिखा है कि कंप्यूटर में गणना और तुलना, कैलकुलेशन और कंपैरिजन के लिए ALU का उपयोग होता है। और दूसरा अलर्ट है कि CAD का पूर्ण रूप कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। हाँ, इन दोनों पॉइंट्स पर हमारे लर्नर्स को खास ध्यान देना चाहिए। एग्जाम के नजरिए से ये कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ही वो फैक्ट्री फ्लोर है जहां बाइनरी नंबर्स को जोड़ा या घटाया जाता है। और CAD सॉफ्टवेयर? उसका उपयोग आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में होता है, जहां कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की मदद से 3D मॉडल्स बनाए जाते हैं। तो इन कैलकुलेशंस के पीछे का लॉजिक और भी गहरा है। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और सीपीयू के अंदर झांक कर देखते हैं। बिल्कुल सर, मैं रेडी हूँ। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक इंटेल चिप है, जिसके अलग-अलग लेयर्स हवा में फ्लोट कर रहे हैं, एक होलोग्राफिक डिजिटल मस्तिष्क की तरह। वाह, सच में एक ब्रेन की तरह लग रहा है ये। है ना? यहाँ हम ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स को उनकी ओरिजिनल स्टेट में देख सकते हैं। ये होलोग्राफिक ब्रेन सच में दिखाता है कि एक छोटी सी चिप के अंदर कितने डिस्टिंक्ट जोन्स होते हैं। ALU तो मैथ्स करता है, ये क्लियर है। लेकिन यहाँ जो कंट्रोल यूनिट या CO लिखाया गया है, जिसके आगे फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट लिखा है, क्या ये वाकई में CPU का ट्रैफिक डायरेक्टर है? एग्जैक्ट वर्ड यूज किया तुमने, स्टूडेंट। कंट्रोल यूनिट असल में ट्रैफिक पुलिस ही है। अगर कीबोर्ड, माउस और मेमोरी सब एक साथ डेटा भेजने लगें, तो मदरबोर्ड पर डेटा का कोलिजन हो जाएगा। ओह, तो सीयू उन्हें मैनेज करता है, एक सीक्वेंस में रखता है। बिल्कुल। CPU एक मेट्रोनॉम की तरह काम करता है। वो सबसे पहले रैम से इंस्ट्रक्शन मंगवाता है, जिसे फेच कहते हैं। फिर उसे ब्रेक डाउन करता है कि आखिर करना क्या है, यानी डिकोड करता है। अच्छा, समझना कि इंस्ट्रक्शन क्या है। सही कहा। और आखिर में बाकी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को ऑर्डर देता है कि उस इंस्ट्रक्शन का पालन करें, जिसे एग्जीक्यूट कहते हैं। और इन सब एक्शंस के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से रखने के लिए रजिस्टर्स का यूज होता है, जो CPU के अंदर की सबसे तेज मेमोरी होते हैं। लेकिन सर, यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूँगी। ये फेच और एग्जीक्यूट थ्योरी में ठीक लगता है, पर एक्चुअल यूज केस में ये डिसीजन मेकिंग कैसे होती है? जैसे एक गेम खेलते वक्त जब मैं W प्रेस करती हूँ कैरेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, तो ALU उस लॉजिक को मैथमेटिकली कैसे प्रोसेस करता है? बहुत ही शानदार सवाल है। देखो, जब तुम W प्रेस करती हो तो गेम का सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शन भेजता है।
सीयू उस इंस्ट्रक्शन को फेच करता है और डिकोड करता है। ओके, तो सीयू ने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया। हाँ, वो देखता है कि रूल ये है, अगर W प्रेस्ड है यानी इनपुट 1 है तो कैरेक्टर का Y कोऑर्डिनेट +1 कर दो। अब सीयू ये कोऑर्डिनेट का डेटा और एडिशन का कमांड ALU को भेजता है। अच्छा, तो ALU लॉजिक गेट्स का यूज करके पुराने कोऑर्डिनेट में नया नंबर जोड़ता है। एकदम सही। और ये सारी प्रोसेस 1 सेकंड में करोड़ों बार होती है। बाप रे, यानी इतना सीमलेस एक्शन एक्चुअली टुकड़ों में मिलियंस ऑफ मैथमेटिकल एडिशंस का नतीजा है। वेट स्टूडेंट, मुझे इस स्लाइड पर एक और रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख रहा है जो परीक्षा के लिए जरूरी है। यहाँ अलर्ट दिया गया है कि सीपीयू की गति मुख्य रूप से गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। हाँ, गीगाहर्ट्ज या शॉर्ट में GHz। अगर मैं इसे कार के इंजन की आरपीएम से कंपेयर करूं तो क्या मैं सही होंगी? जैसे इंजन की आरपीएम घूमने की स्पीड बताती है, वैसे ही क्लॉक स्पीड बताती है कि सीपीयू कितनी तेजी से स्विच ऑन ऑफ कर रहा है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है स्टूडेंट। 1 हर्ट्ज का मतलब है 1 साइकिल पर सेकंड, गीगा का मतलब है बिलियन। तो 3GHz का प्रोसेसर 1 सेकंड में 3 बिलियन फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल्स पूरी कर रहा है। हमारे लर्नर्स को ये यूनिट जरूर याद रखनी चाहिए। राइट। ये सीधे परफॉर्मेंस मैपिंग के सवाल में आएगा, लेकिन देखो स्पीड तब तक किसी काम की नहीं जब तक उसको सही निर्देश ना मिले। चलो अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आमना सामना है। हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर, मैं देख रही हूँ। देखो इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें लेफ्ट साइड में एक हाईली डिटेल्ड फिजिकल मदरबोर्ड है और राइट साइड में एब्स्ट्रैक्ट ब्लू ग्लोइंग सॉफ्टवेयर UI पैनल्स हवा में तैर रहे हैं। ये फिजिकल रियलिटी और एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक के बीच का कॉन्ट्रास्ट है। ये विजुअल बहुत कुछ क्लियर कर रहा है। एक तरफ फिजिकल पुर्जे हैं जिनका एक अपना वेट है, उनमें मैकेनिक्स इन्वॉल्व है। स्लाइड बताती है कि हार्डवेयर भौतिक है, फिजिकल है, जिसे हम टच कर सकते हैं। सही पकड़ा। पर जो बात मुझे यहाँ सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो ये कि हार्डवेयर में फ्रिक्शन यानी घर्षण होता है, वो घिस सकता है, जबकि सॉफ्टवेयर बिल्कुल अमूर्त या इंटेंजिबल है, वो कभी फिजिकल फॉर्म में डिग्रेड नहीं होता। एकदम सही कहा तुमने। हार्डवेयर फिजिक्स के नियमों से बंधा हुआ है। हीट, डस्ट और इलेक्ट्रिसिटी के वेरिएशंस हार्डवेयर को डैमेज करते हैं। तुम्हारा लैपटॉप फैन खराब हो सकता है, कैपेसिटर जल सकता है, और सॉफ्टवेयर उस लिमिट से आजाद है। हाँ, राइट साइड में जो ग्लोइंग पैनल्स दिखाए गए हैं वो सॉफ्टवेयर हैं। उनमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, वो सिर्फ लॉजिक का एक एब्स्ट्रैक्ट सेट है। और यहीं पर इस विजुअल का बॉटम लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर, यहाँ एक और रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स मार्क किया गया है कि सॉफ्टवेयर टिकाऊ होता है, यानी ड्यूरेबल, उसमें वेयर एंड टेयर नहीं होता, पर उसमें बग्स आते हैं जिन्हें अपडेट से ठीक किया जाता है। दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। हाँ, और लर्नर्स को ये समझना चाहिए कि बग कोई धूल या मिट्टी का कचरा नहीं है, वो प्रोग्रामर के द्वारा लॉजिक में की गई एक गलती है, जहां एक गलत इंस्ट्रक्शन लिख दिया गया है। तो मतलब सॉफ्टवेयर कभी फिजिकल सेंस में पुराना नहीं होता। बिना विंडोज या लिनक्स के सिर्फ सिलिकॉन का एक पत्थर है। ये इंटरडिपेंडेंस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कोरिलेशन है। मेक्स टोटल सेंस। एक के बिना दूसरा बेकार है। बिल्कुल। अब सॉफ्टवेयर के एब्स्ट्रैक्ट दुनिया को और डीपली समझने के लिए चलो अब अगली स्लाइड पर आते हैं, जहां सॉफ्टवेयर का फैमिली ट्री बनाया गया है। चलिए देखते हैं। देखो इस स्लाइड पर एक क्लियर 3D फ्लोचार्ट स्ट्रक्चर है जो सॉफ्टवेयर को 3 मेन वर्टिकल पिलर्स में डिवाइड कर रहा है: सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। इस फ्लोचार्ट से स्ट्रक्चर बहुत क्लियर हो रहा है, पर इन तीनों के रोल्स अलग कैसे हैं? जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के नीचे विंडोज और लिनक्स लिखा है, क्या हम इसे कंप्यूटर के मैनेजर की तरह देख सकते हैं? मैनेजर या उस देश की सरकार कह लो। स्टूडेंट। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट हार्डवेयर से बात करता है। जब तुम्हारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो रैम किस एप्लीकेशन को कितनी मिलेगी, हार्ड डिस्क में डेटा कहाँ सेव होगा, ये सब OS तय करता है। अच्छा, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड या टैली इन हार्डवेयर रिसोर्सेज से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, उन्हें OS के थ्रू रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूजर्स की ज़रूरतों के लिए बनाए गए हैं, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की ज़रूरतों के लिए बनाया गया है। सही समझिए। और जो तीसरा पिलर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसमें एंटीवायरस और डिस्क क्लीनर्स आते हैं, उनका मेन काम मेंटेनेंस और सिक्योरिटी है। वो ना तो डायरेक्टली हार्डवेयर चलाते हैं और ना ही यूजर का प्राइमरी काम करते हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं
और यहाँ पर हमारे लर्नर्स को इस क्लासिफिकेशन के स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना होगा। ओह सर, मुझे यहाँ एक बड़ा रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख गया। क्या लिखा है इसमें? इसमें सीधा प्रश्न दिया है, इबुंटू क्या है? और आंसर में बताया है कि ये एक ओपन सोर्स लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एमसीक्यू में जरूर आएगा। पर ये ओपन सोर्स का टेक्निकल मतलब क्या हुआ? ओपन सोर्स का मतलब है कि इस सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है, यानी जो निर्देश प्रोग्रामर्स ने लिखे हैं, वो किसी एक कंपनी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो पब्लिक डोमेन में है। तो कोई भी उसे देख सकता है? हाँ, कोई भी डेवलपर उसे पढ़ सकता है, उसमें नई चीजें ऐड कर सकता है और उसके लॉजिक को समझ सकता है। ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज के बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसका कोड माइक्रोसॉफ्ट किसी को नहीं दिखाता। एग्जाम में ये डिस्टिंक्शन अक्सर पूछा जाता है। ये तो बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन हो गया। आज का ये मॉडर्न सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक लंबे सफर का नतीजा है। इस सफर को समझने के लिए चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये हमारा टेक टाइम ट्रैवल है। टाइम ट्रैवल साउंड्स सुपर फन। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D टाइमलाइन है, उसमें पहला नोड एक चमकती हुई पुरानी वैक्यूम ट्यूब का है। फिर ग्लोइंग लाइंस के जरिए IBM कंप्यूटर्स और एंड नोड पर एक फ्यूचरिस्टिक 3D रोबोट यानी एसिमो AI को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये टाइमलाइन देखते ही पता चलता है कि टेक्नोलॉजी ने कितनी बड़ी छलांग लगाई है। पहले कंप्यूटर एक पूरे रूम के बराबर थे और अब हमारे बैकपैक में आ जाते हैं। यानी 5 पीढ़ियां हैं, यानी 5 जनरेशंस। हाँ, पूरी 5 जनरेशंस। पर सर, फर्स्ट जनरेशन जो 1940 से 56 तक थी, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स थे। मैंने पढ़ा है कि ये बहुत हीट प्रोड्यूस करते थे। पर ये वैक्यूम ट्यूब्स रिप्लेस क्यों हुए? क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स फिजिक्स की एक बेसिक प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, हीट। वैक्यूम ट्यूब बिल्कुल पुराने जमाने के बल्ब की तरह काम करते थे। उनमें एक मेटल फिलामेंट होता था जिसे इतना गर्म किया जाता था कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें से बॉयल होकर निकलने लगे। बाप रे, उसमें तो बेहिसाब गर्मी पैदा होती होगी। बेहिसाब गर्मी। हजारों ट्यूब्स वाले कंप्यूटर हर दूसरे दिन जल जाते थे और उन्हें ठंडा रखने के लिए बड़े AC सिस्टम्स चाहिए होते थे। इसीलिए सेकंड जनरेशन आई। जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ 1956 से 63 के बीच। बिल्कुल। ट्रांजिस्टर ने रेवोल्यूशन ला दी। वो सिलिकॉन जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनते एक्सट्रीम, इनमें कोई वैक्यूम नहीं था, कोई फिलामेंट नहीं था जो गर्म होकर जल जाए। इलेक्ट्रॉन्स सॉलिड मटेरियल के अंदर से मूव करते थे। इससे साइज अचानक छोटा हो गया और हीट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर थर्ड जनरेशन में इन ट्रांजिस्टर्स को एक सिंगल IC चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट पर डाल दिया गया, राइट? सही पकड़ा। और फोर्थ जेन में माइक्रो प्रोसेसर आए जिसने लैपटॉप और डेस्कटॉप बनाए। और अब फिफ्थ जेन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी ULSI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, जैसे स्लाइड पर वो रोबोट दिख रहा है। सर, परीक्षा के नजरिए से ये टाइमलाइन बहुत क्रूशियल लग रही है। हाँ, यहाँ देखो, टाइमलाइन के नोड्स पर एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। हमारे लर्नर्स को क्लियर होना चाहिए कि किस टेक्नोलॉजी ने किस पीढ़ी को डिफाइन किया। अगर एग्जाम में वैक्यूम ट्यूब और IC चिप आता है तो उन्हें सीक्वेंशियली फर्स्ट और थर्ड जनरेशन से मैच करना आना चाहिए। राइट। मैचिंग क्वेश्चंस के लिए ये बेसिक टेक मैपिंग सुपर इंपॉर्टेंट है। इस टेक्नोलॉजी के छोटे होने का सबसे बड़ा फायदा स्क्रीन्स और सिस्टम डिजाइन में मिला। चलो अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। यहाँ हार्डवेयर टाइप्स और स्क्रीन्स की डिटेल है। ओह, ये स्लाइड थोड़ी टेक्निकल लग रही है। मैं समझता हूँ। देखो, इस स्लाइड पर 2 हिस्से हैं। एक तरफ बड़ी बड़ी 3D सर्वर एक्स और एक ECG मशीन का 3D मॉडल है, और दूसरी तरफ पुराने CRT टीवी से लेकर नए TFT मॉनिटर तक का एक 3D ट्रांसपेरेंट क्रॉस सेक्शन है जो उनके इंटरनल लेयर्स दिखा रहा है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर समझना आसान है। माइक्रो कंप्यूटर्स तो हमारे फोन और लैपटॉप्स हैं। मेन फ्रेम्स और सुपर कंप्यूटर्स विशाल डेटा प्रोसेस करते हैं। पर सर, ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिया है, ECG मशीन, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। इसे हाइब्रिड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 अलग अलग दुनियाओं को कंबाइन करता है, एनालॉग और डिजिटल। हमारा दिल जब धड़कता है तो वो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स निकालता है जो एक वेव की तरह होते हैं। ये एनालॉग डेटा है। ओके, कंटिन्यूअस वेव। ये मशीन उस एनालॉग वेव को डिजिटल नंबर्स में ट्रांसलेट करती है, इसीलिए ये हाइब्रिड प्रो है। ओह वाओ, एनालॉग और डिजिटल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और स्लाइड के दूसरे हिस्से में डिस्प्ले स्क्रीन्स की टेक्नोलॉजी है। पहले CRT यानी कैथोड रे ट्यूब होते थे। हाँ, उनमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती थी जो पीछे से स्क्रीन पर फायर करती थी, इसलिए उनका पीछे का हिस्सा इतना बड़ा होता था। पर LCD और LED ने उन्हें फ्लैट कर दिया।
और अब ये TFT यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इसमें क्या खास है सर? TFT LCD का ही एक एडवांस ग्रुप है। इसके क्रॉस सेक्शन विजुअल में देखो, CRT में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बीम पूरी स्क्रीन को स्कैन करती थी, पर TFT में स्क्रीन के हर एक छोटे डॉट यानी हर एक पिक्सल के पीछे अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट ट्रांजिस्टर लगा होता है। इसका मतलब हर पिक्सल इंडिपेंडेंटली अपना कलर और ब्राइटनेस चेंज कर सकता है। वेट, रियली? लाखों पिक्सेल्स के लिए लाखों माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर्स, ये तो अमेजिंग है। सर देखिए, मुझे एक और रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स मिल गया है बॉटम पर। इसमें स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 10,000 था और TFT का एडवांस वर्जन LCD से रिलेटेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। परम सीरीज हमारी टेक हिस्ट्री का एक प्राउड मोमेंट है। हमारे लर्नर्स को इन हार्डवेयर टाइप्स और डिस्प्ले टेक्निक्स की फुल फॉर्म्स और इनके पीछे का टेक्निकल रीजन भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, इसे याद रखना पड़ेगा। अब हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की वर्किंग समझ ली। इन टेक्नोलॉजीज का रियल लाइफ आम नागरिक पर क्या असर होता है, इसे समझने के लिए चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं, जो सीधा हमारी सिक्योरिटी और ई-गवर्नेंस से जुड़ी है। ये मेरा फेवरेट पार्ट है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है, एक डिजिटल स्मार्टफोन स्क्रीन पर राजकॉप ऐप ओपन है और बैकग्राउंड में राजस्थान का एक ग्लोइंग डिजिटल मैप है, जिसमें अलग-अलग थानों और डेटाबेसेस के नोड्स कनेक्ट हो रहे हैं। ये ग्लोइंग मैप शायद CCTNS को दिखा रहा है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। पहले अगर एक शहर का क्रिमिनल दूसरे शहर भाग जाता था तो फाइल्स फिजिकल फॉर्म में ट्रैवल करती थीं। एकदम सही, पर CCTNS ने उस डेटाबेस को सेंट्रलाइज कर दिया है। अब बैकएंड डेटाबेस सभी पुलिस स्टेशंस को क्लाउड के जरिए कनेक्टेड रखता है। डेटा रिडंडेंसी और डिले दोनों खत्म हो गए। सब मैं पूछना चाहती थी कि क्या आम नागरिक राजकॉप यूज कर सकते हैं? इस विजुअल में ध्यान से देखो, राजकॉप के दो अलग पाथवेज दिखाए गए हैं। एक पाथवे राजकॉप ऑफिशियल ऐप का है, जो स्ट्रिक्टली पुलिस ऑफिसर्स के लिए सिक्योर है, SSO ID लॉगिन के साथ। उसमें वाहन या सिम कार्ड की ऐसी कॉन्फिडेंशियल क्वेरी होती है जिसे कोई आम नागरिक एक्सेस नहीं कर सकता। ओह, और दूसरा पाथवे? दूसरा पाथवे राजकॉप सिटीजन ऐप का है, जिसे आमजन यूज कर सकते हैं, जिसके जरिए हम घर बैठे EFIR दर्ज करवा सकते हैं, टेनेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं या इमरजेंसी में SOS अलर्ट भेज सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी और सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक परफेक्टली एग्जीक्यूटेड एप्लीकेशन है। ये तो बहुत यूजफुल है। सर यहाँ बॉटम में एक और रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स हाईलाइट हो रहा है। इसमें कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स और कोड्स दिए गए हैं। हाँ, उसमें क्या डिटेल्स हैं? इसमें लिखा है IIF-1 यानी FIR दर्ज करने का फॉर्मेट और IIF-5 यानी चार्जशीट या अंतिम रिपोर्ट, और साथ ही सभी सरकारी ऐप्स को एक जगह लाने वाला SSO पोर्टल। ये सीधे परीक्षा वाले सवाल हैं स्टूडेंट। CCTNS सिस्टम में फॉर्म्स के स्पेसिफिक डिजिटल आइडेंटिफायर्स होते हैं और इन सबको एक्सेस करने के लिए जो SSO पोर्टल यानी सिंगल साइन ऑन का सिस्टम है, उसकी डेफिनेशन लर्नर्स को याद रखनी चाहिए। SSO का मतलब है एक ही यूनिफाइड ऑथेंटिकेशन टोकन से आप सभी सरकारी ऐप्स एक्सेस कर सकते हैं। डन, इसको मैं ध्यान से नोट कर लूंगी। चलो अब आखिरी स्लाइड पर चलते हैं, जो हमारा ग्रैंड फिनाले और टेस्ट है। हमने अब तक जो डिकोड किया है उसका अभ्यास यहाँ होगा। एक फाइनल टेस्ट। देखो, इस स्लाइड पर 4 अलग-अलग फ्लोटिंग 3D क्विज पैनल्स हैं, जिसमें सही ऑप्शन ग्रीन लाइट से ग्लो कर रहा है। ये MCQ पैनल्स का लॉजिक बहुत सॉलिड लग रहा है। मैं रीड आउट करती हूँ। पहला पैनल कहता है माउस कैसे काम करता है, इसके पीछे मूलभूत विचार क्या है। सही जवाब पर ग्रीन लाइट है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल, लेकिन आजकल तो ऑप्टिकल माउस होते हैं ना, जिसमें लेजर स्कैन करता है, तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल आंसर क्यों? क्योंकि सवाल उसकी फाउंडेशनल डिजाइन की बात कर रहा है। शुरुआती माउस के नीचे एक रबर की बॉल होती थी। जब तुम उसे डेस्क पर घुमाती थी तो बॉल फिजिकल रोलर्स को घुमाती थी, जिनके आगे चॉपर व्हील्स लगे होते थे। अच्छा, मैकेनिक्स इन्वॉल्व थे उसमें। हाँ, उन व्हील्स में छोटे स्लिट्स होते थे और एक तरफ से इंफ्रारेड लाइट उन स्लिट्स से गुजरकर सेंसर पर पड़ती थी। फिजिकल बॉल के मैकेनिकल रोटेशन ने लाइट पल्सेस क्रिएट किए, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल गए। इसीलिए ये फंडामेंटल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोमैकेनिकल कहलाती है। वाओ, मैकेनिकल घूमना और लाइट पल्सेस से डिजिटल सिग्नल बनना, कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो गया। दूसरा पैनल सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर के यूज पर है, जो द्वितीय पीढ़ी आंसर दिखा रहा है। ये हमने टाइमलाइन में ऑलरेडी कवर कर लिया है कि कैसे उन्होंने वैक्यूम ट्यूब की हीट और साइज की प्रॉब्लम सॉल्व की। तीसरी क्विज पर चलते हैं। ये बड़ी ट्रिकी है। हाँ, इसे देखती हूँ।
इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक वेब आधारित सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शंस हैं एंड्रॉइड, बिंग, गूगल, याहू। आंसर एंड्रॉइड हाईलाइट हो रहा है। यहाँ काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों? क्योंकि फोन खोलते ही सामने गूगल सर्च आता है जो एंड्रॉइड के अंदर ही है, लेकिन रियलिटी में गूगल और बिंग वेब क्रॉलर्स हैं जो इंटरनेट पर डेटा ढूंढते हैं, जबकि एंड्रॉइड एक बेस सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक ओएस है जो मेमोरी मैनेज करता है और सीपीयू को बताता है कि क्या करना है। एंड्रॉइड एक एनवायरनमेंट है, सर्च इंजन नहीं। एकदम सही लॉजिक पकड़ा। और आखिरी पैनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जुड़ा है कि विशेष कार्य यानी स्पेसिफिक टास्क के लिए कंप्यूटर में जो व्यवस्थित निर्देश डालने पड़ते हैं वो क्या हैं? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। स्टूडेंट, इस आखिरी विजुअल में जो लॉजिक यूज हुआ है वही परीक्षा में मार्क्स दिलाता है। सर, मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहूंगी। इस स्लाइड पर मुझे कोई स्पेसिफिक रेड बॉक्स नहीं मिला। पर ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये पूरी की पूरी स्लाइड ही एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स की तरह डिजाइन की गई है। मैं पूरी तरह अग्री करती हूँ सर। ये पूरा पेज ही एक मैसिव एग्जाम अलर्ट है। रटने की जरूरत ही नहीं है अगर हम मैकेनिज्म्स को इन 3D विजुअल्स के साथ समझ लें। यही इस डीप डाइव का मकसद था स्टूडेंट। अगर हम इस आर्किटेक्चर को रैप अप करें तो हमने देखा कि कैसे कीबोर्ड से दबाया गया एक बटन 0 और 1 में कन्वर्ट होता है, कैसे CU और ALU करोड़ों कैलकुलेशंस पर सेकंड में एग्जीक्यूट करते हैं, और कैसे सॉलिड स्टेट ट्रांजिस्टर्स की जर्नी आज हमें 5th जनरेशन के AI रोबोट्स तक ले आई है। और आखिर में कैसे राजकॉप जैसी एप्लीकेशंस इस प्योरली मैथमेटिकल हार्डवेयर को ह्यूमन सोसाइटी के लिए यूजफुल बनाती हैं। हर लेयर एक दूसरे से परफेक्टली जुड़ी हुई है। हार्डवेयर एक फिजिकल इंजन है और सॉफ्टवेयर उसका एब्स्ट्रैक्ट ब्रेन। बिल्कुल। लेकिन इस रिलेशन को लेकर एक आखिरी सवाल मैं हमारे लर्नर्स के दिमाग में छोड़ना चाहता हूं। आज हम 5th जनरेशन में हैं जहां AI का डोमिनेशन है। सॉफ्टवेयर अब इतना एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स हो गया है कि वो मशीन लर्निंग के जरिए खुद नए पैटर्न सीख रहा है। हाँ, AI आजकल हर जगह है। तो पॉइंट ये है स्टूडेंट कि जब सॉफ्टवेयर इतना स्मार्ट हो जाए AI के रूप में कि वो खुद नए और बेहतर सिलिकॉन चिप्स डिजाइन करने लगे, तो आखिर कंट्रोल किसके हाथ में होगा? अगर सॉफ्टवेयर ही तय करेगा कि उसे अगला हार्डवेयर कैसा चाहिए, तो क्या एक दिन ये सॉफ्टवेयर ब्रेन अपने बनाए गए इस फिजिकल बॉडी की बाउंड्रीज को पूरी तरह आउटग्रो कर देगा? इसके बारे में सोचना जरूरी है। ये सच में गूज बम्प्स देने वाला ख्याल है सैम। एकदम प्रोवोकेटिव थॉट। जो सिस्टम हमने अपने कैलकुलेशंस के लिए बनाया था, कहीं वो अपनी खुद की फिजिकल दुनिया ना डिजाइन करने लग जाए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ये खेल आगे किस दिशा में जाएगा, ये वक्त ही बताएगा। तो हमारे लर्नर्स इस सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा। आज के लिए इस एनालिसिस में बस इतना ही। कीप